स्टूडेंट्स 20 एंड 21 जून का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है टेलीग्राम के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट के वहाँ पे गवर्नमेंट का जो डिसीजन था टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को बैन या रेस्ट्रिक्ट करने का, उसको टेलीग्राम ने चैलेंज है वो किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको ही अपहेल्ड किया गया है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में जो नीट का एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग में जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकता है, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए जो डिसीजन है वो जस्टिफाइड है। जो ऑर्गेनाइज चीटिंग नेटवर्क से रिलेटेड जो पर्सन है उनकी भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस डिसीजन को बैलेंस वे के अंदर में बताया गया हाई कोर्ट के द्वारा। टेलीग्राम ने जब आप देखिए कि डिसीजन को चैलेंज किया था तो उन्होंने एक आर्ग्यू ये भी किया था कंप्लीट प्लेटफॉर्म है उसको बैन है वो ना किया जाए, ऐसे जो चैनल हैं इन एक्टिविटीज़ के अंदर में एंगेज हैं उनकी रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन का जो कैटेगरी है उसको ब्रॉड वे के अंदर में कंसीडर करते हुए कम्प्लीटली जो प्लेटफॉर्म है उसी को यहाँ पे उसका पार्ट है वो माना गया है कि कंप्लीट प्लेटफॉर्म के ऊपर में ही कुछ समय का लिए जो बैन एंड रेस्ट्रिक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन है वो ना स्प्रेड हो। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि किस एक्ट के किस सेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को ये डिसीजन है वो ऑथराइज है, जिससे किसी भी कंटेंट को या प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए बैन या रेस्ट्रिक्ट है वो किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट का जो सेक्शन 69A है, आईटी एक्ट का जो सेक्शन 69A है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि किसी भी कंटेंट को ब्लॉक है वो किया जा सकता है। कुछ ग्राउंड्स यहाँ पे मेंशन है कंटेंट को ब्लॉक करने के रिगार्डिंग में। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाते हैं। कल का जो न्यूज़पेपर था, कल का मीन्स जो 19 जून का जो न्यूज़पेपर हमने डिस्कस किया था, तो उस दौरान में आप देखिए कि जो ग्राउंड्स हैं उनके बारे में हमने मेंशन किया था। तो आपको यहाँ पे ग्राउंड्स हैं वो दिए गए हैं, आपको जो राइट ग्राउंड्स हैं जिसके थ्रू कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है उसके बारे में आप ज़रूर से मेंशन करना। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो ग्राउंड मेंशन है वो सॉर्निटी एंड इंटीग्रिटी है। फर्स्ट ग्राउंड है सॉर्निटी एंड इंटीग्रिटी। सेकंड यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर के बारे में मेंशन है कि पब्लिक ऑर्डर भी एक ग्राउंड हो सकता है क्या कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए। हेल्थ को यहाँ पे ग्राउंड बताया गया है। मूवमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन है उसको यहाँ पे ग्राउंड बता दिया गया है। तो क्या इनमें से कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जो कि करेक्ट हैं। तो सॉर्निटी एंड इंटीग्रिटी है जो करेक्ट है, पब्लिक ऑर्डर है वो करेक्ट है, हेल्थ एंड मूवमेंट ऑफ पीपल्स हैं वो यहाँ पे इसके ग्राउंड हैं वो नहीं है कंटेंट को ब्लॉक करने के रिगार्डिंग में। और क्या है, हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके साथ में जो फ्रेंडली रिलेशन है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट है वो डिसीजन लिया करता है। काफ़ी बार आपने इंटरनेट बैन के बारे में भी रीड किया होगा कि किसी एरिया के अंदर में डिस्टरबेंस हुआ है, वहाँ पे इंटरनेट बैन करना होता है, स्पेशली जो मोबाइल इंटरनेट है। तो आप देखिए कि मोबाइल इंटरनेट जो बैन किया जाता है वो टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू है। 1885 का एक टेलीग्राफ एक्ट है जिसके कुछ प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड किया गया था 2017 के समय में। उसके थ्रू इंटरनेट का जो बैन हुआ करता है, स्पेशली मोबाइल इंटरनेट का। और जो कम्प्लीटली जो कंटेंट है इंटरनेट के ऊपर में उसको ब्लॉकेज करना, वो आईटी एक्ट का सेक्शन 69A के थ्रू में ये पावर है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। 19 जून के न्यूज़पेपर में हमने अनुराधा बसीन का जो केस है उसके बारे में भी रीड किया था कि सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर को जब बाइफरकेट किया गया तो आप देखिए कि वहाँ पे इंटरनेट है उसको कुछ समय के लिए बैन किया गया था। और बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे जो इंटरनेट अवेलेबल था उसका जो स्पीड है वो 2G या 3G का स्पीड है वो हुआ करता था। तो उसी को एक अनुराधा बसीन है, कश्मीर टाइम्स नाम का जो न्यूज़पेपर है उसके जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि इसको चैलेंज है वो किया गया था सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे। तो अनुराधा बसीन केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इंटरनेट है वो आपका आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं वो आपको अवेलेबल हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अलावा। आप देखिए कि आपको जो बिजनेस को कंडक्ट करना है, सपोज कीजिए कोई आपका यहाँ पे फूड डिलीवरी का ऐप है, तो उसका जो रनिंग प्रोसेस है वो इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है कि यूज़र जो हैं वो इंटरनेट को यूज करते हुए फूड को वहाँ पे जो ऑर्डर हैं वो कैरी आउट करेंगे, आप वहाँ पे जो डिलीवरी करोगे किसने ऑर्डर किया है। तो इंटरनेट एक मीडियम है वहाँ पे, तो उसको एज ए बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, किसी प्रोफेशन को कंडक्ट करने के लिए भी
इंटरनेट को जो पार्ट है वो बताया गया था। इसके अर्लियर फेज में आप देखिए कि जो केरल का जो हाई कोर्ट है, केरल के हाई कोर्ट ने हमारा जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A के अंडर में, उसका भी पार्ट यहाँ पे इंटरनेट को कंसिडर है वो किया था 2019 के समय में। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपको ये है कि जो केरल हाई कोर्ट के द्वारा जो इंटरनेट है उसको राइट टू एजुकेशन का जो पार्ट माना गया था, कि जो एजुकेशन है उसको अगर आप इंश्योर करते हो तो इंटरनेट उसका एक मीडियम है जो कि एजुकेशन को आप देखिए कि आप कॉमन लोगों तक, आइसोलेटेड लोगों तक पहुंचाता है। तो ये किस केस के अंदर में ये जजमेंट है वो दिया गया था। केस का नाम आप ज़रूर से लिखना। केस का नाम यहाँ से आपसे क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जब आप मेंस का पेपर लिखोगे तो जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपको केस उनको कोट करना होगा अपने आंसर को जस्टिफाइड करने के लिए, या आप देखिए कि आंसर के अंदर में मोर मार्क्स को फैच करने के लिए इस तरीके से आपको जो केस है उनको कोट करना चाहिए, स्पेशली जीएस पेपर सेकंड के अंदर में। तो इस वजह से आप यहाँ पे उसको मेंशन है वो ज़रूर से करना। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, फुटपाथ के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक पेटिशन है वो फाइल हुआ कि फुटपाथ को यूज करते हुए जो फादर एंड उनका जो चिल्ड्रन है वो जा रहे थे, उनको आप देखिए कि एक्सीडेंट के अंदर में जो कंपनसेट करने के लिए बताया गया है। बट यहाँ पे ओवरऑल इस जजमेंट में जो फुटपाथ है उसके बारे में उसका जो कंडीशन है उसको रिकॉग्नाइज किया है कि आर्टिकल जो 19 है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को आपको ग्रांट करता है, आपको हमारे कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री भी जो मूवमेंट है उसको भी अलाउ करता है आर्टिकल 19। तो आप देखिए कि वो यहाँ पे जो अर्बन एरिया के अंदर में स्पेशली जहाँ पे रोड है तो रोड के साइड के अंदर में फुटपाथ है वो यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए फुटपाथ का, कोई वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं होना चाहिए कि फुटपाथ का जो एक्सेसिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन हो। तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे एक पॉलिसी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, जो ड्यूटी बियरर्स है उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको लेट डाउन करें एक फ्रेमवर्क को, और फुटपाथ का जो प्रॉपर डिमार्केशन है वो किया जाए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको रिकॉग्नाइज किया है, बट आपको हमारा जो कंट्री का जो कंडीशन है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। कंट्री का कंडीशन क्या है कि जब भी हम रोड एक्सीडेंट के बारे में रीड करते हैं तो हमारे जो पेडिस्ट्रियन पर्सन है जो पैदल चला करते हैं रोड के साइड के अंदर में ही, वो आप देखिए कि मोस्ट वल्नरेबल हुआ करते हैं रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में। मोस्ट वल्नरेबल क्यों है कि हाई स्पीड व्हीकल के द्वारा उनको हिट किया जाना, या आप देखिए कि हाई स्पीड व्हीकल के अलावा रोड का कंडीशन इस तरीके से है कि व्हीकल हिट भी ना करना चाहे तो भी वहाँ पे एक्सीडेंट का वो पार्ट बनते हैं, उनको इम्पैक्ट होता है। कोई भी दो व्हीकल का कोलिजन है वो रोड से वहाँ से जाते हैं तो उनको इस तरीके से इम्पैक्ट होना। तो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन में वो हुआ करते हैं जब भी हम रोड एक्सीडेंट्स के बारे में रीड करते हैं। हमारा जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका जो डाटा है वो क्या मेंशन करता है, वो मेंशन ये करता है कि 1.73 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो एवरी ईयर बेसिस के ऊपर में रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम हैं, उनका डेथ है वो हुआ करती है। NCRB के डाटा के अलावा आपको एक कन्वेंशन भी पता होना चाहिए, ब्रेसिलिया कन्वेंशन। ब्रेसिलिया कहाँ पे है, क्या ब्राज़ील के अंदर में है क्या ब्रेसिलिया, देख लेना आप यहाँ गूगल करके इसको। तो जो ब्रेसिलिया नाम का जो जगह है वहाँ पे कन्वेंशन को अडोप्ट किया गया था कि ओवर द ईयर्स जो कंट्री हैं वो अपने रोड एक्सीडेंट्स के जो नंबर्स हैं, जो केसेज हैं, उनको रिड्यूस करेंगे। तो रोड एक्सीडेंट्स के जो केसेज हैं उनको रिड्यूस करने का कमिटमेंट किया गया था कंट्रीज़ के द्वारा ब्रेसिलिया कन्वेंशन के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, मेकेडाटू जो डैम प्रोजेक्ट है उसके बारे में है। अब आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे असेंबली इलेक्शन के बाद में जो असेंबली है वो असम्बल हुआ है। गवर्नर के द्वारा भी स्पीच जो है दिया गया था, जो स्पेशल सेशन में गवर्नर अपना स्पीच दिया करता है। अब उसके बाद में जो तमिलनाडु असेंबली है उनके द्वारा एक रिजोल्यूशन है जिसको कि वहाँ पे अडोप्ट किया गया। रिजोल्यूशन बेसिकली जो कर्नाटका गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है मेकेडाटू प्रोजेक्ट, उसको ये अपोज करता है। अब अपोज क्यों किया गया है, बेसिकली अपोज इस वजह से किया गया है, एक तो तमिलनाडु आप देखिए कि जो कावेरी रिवर है उसके वाटर फ्लो के अंदर में इसको रेस्ट्रिक्शन मानता है कि वाटर फ्लो को ये इम्पैक्ट करेगा। सेकंड आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे जो वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में जो ट्राइब्यूनल हैं, सेंट्रल जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, उसका आप देखिए कि जो फाइनल वर्डिक्ट है उसके भी वायलेशन को कंसिडर करता है तमिलनाडु यहाँ पे। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई अप्रूवल है वो नहीं है जो कर्नाटका है उसके पास में।
अब मेकेडाटू प्रोजेक्ट क्या है? ड्रिंकिंग वाटर के रिगार्डिंग में मेकेडाटू प्रोजेक्ट है वो बनाया गया। कावेरी का जो बेसिन है उसको डेफिसिट कंसिडर है वो करता है सेंट्रल जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है उनके द्वारा। तो ये बेसिकली आप देखिए कि प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन है जो ड्रिंकिंग वाटर के रिगार्डिंग में कर्नाटका ने चलाया था, कावेरी रिवर के ऊपर में है, जो हमारे कर्नाटका और के जो तमिलनाडु है उनके बिटवीन में वाटर को शेयर करता है। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? कावेरी रिवर के बारे में एक तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो कावेरी रिवर है, जो आप देखिए कि जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। ब्रह्मगिरी हिल्स हैं जो कि कर्नाटका और केरल का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे हैं। ताल कावेरी नाम की वो जगह है, स्पेशली जो वाटर बॉडी है जहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ करता है। फिर ये आपको इसका जो फ्लो है, इसका फ्लो आपको कर्नाटका के अंदर में और फिर तमिलनाडु और पुडुचेरी के वहाँ पे भी कुछ पार्ट है वो शेयर हुआ करता है, क्योंकि पुडुचेरी का जो लोकेशन है वो तमिलनाडु के वहाँ पे है। पुडुचेरी जो मेन एरिया है और उसका जो आप देखिए कि एक और जगह है पुडुचेरी का जिसको हम कराईकल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दो प्लेसेज और हैं, एक प्लेसेज केरल के वहाँ पे है, एक प्लेस जो है वो आंध्र प्रदेश के वहाँ पे है। तो पुडुचेरी के कुछ पार्ट के अंदर में भी वो शेयर करता है। कावेरी वो रिवर है जिसका हाफ जो कोर्स है वो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू पानी रिसीव करता है, हाफ जो इसका कोर्स है वो नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून है, जो रिट्रेटिंग मानसून हुआ करता है उससे जो पानी है वो रिसीव करता है। और इसका जो एंशियंट नेम है इसको पोनी रिवर के नाम से भी जाना करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक डिसीजन है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में क्या मेंशन है कि अभी उनके द्वारा एक जो फिंगरप्रिंट का जो स्कैनर का एक ऐप है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। ऐप का नाम क्या है? अभिज्ञान। ऐप का नाम क्या है स्टूडेंट्स? अभिज्ञान। अभिज्ञान ये जो ऐप है इसका अल्टीमेट एम है वो क्या है? अल्टीमेट एम यही है कि कोई भी पर्सन है जो स्ट्रीट के अंदर में उसको सस्पेक्ट है, किसी तरीके से वो पर्सन है वो सस्पेक्ट है, तो उसका जो फिंगरप्रिंट है उसका स्कैनर है वो किया जा सकता है। हमारा जो नेशनल डाटाबेस है, जो हमारा नेशनल डाटाबेस है, नेशनल डाटाबेस किसके रिगार्डिंग में कि जो क्राइम के अंदर में जो सस्पेक्ट पर्सन है 1.3 करोड़ के आसपास जो लोग, उनके डाटा को लिंकेज किया जाएगा जिससे कि जो पर्सन है जो कि क्राइम एक्टिविटी में इंगेज है तो उसके मूवमेंट को यहाँ पे जो पुलिस पर्सनल्स हैं उसको उसके जो फिंगरप्रिंट है उनको यूज करते हुए उसके मूवमेंट को आप देखिए कि ट्रैक है वो किया जा सके, उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्राइम एक्टिविटी में इंगेज रहा है, इसका यहाँ पे प्रेजेंस है, कोई हैबिचुअल क्राइम के अंदर तो नहीं है, कोई क्राइम एक्टिविटी को तो नहीं कर सकता है इसके लिए। अब ये जो अभिज्ञान प्लेटफॉर्म है ये आप देखिए कि एनसीआर भी इसको डेवलप करेगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसको लिंक किया गया है नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का जो सिस्टम है उसके थ्रू। लीगल जो बैकिंग है वो क्या है? लीगल बैकिंग इसको बताया गया है 2022 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है कि क्रिमिनल्स का जो प्रोसीजर है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 उसको इसको बैकिंग प्रोवाइड करता है इस प्लेटफॉर्म को, जो कि कॉमन पुलिस पर्सनल को दे दिया जाएगा और वहाँ पे जो सस्पेक्ट है उनके फिंगरप्रिंट को यूज करते हुए उसको आइडेंटिफाई है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में है। आप देखिए कि वेस्ट ये संडे का जो न्यूज़पेपर था उस दिन ये न्यूज़ है वो मेंशन था। अब आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपको पता ये होना चाहिए कि न्यूज़ में क्यों है फिर से यहाँ पे। एक तो डील है वो साइन हुआ है, डील का जो डिस्कशन हुआ है यूएस और ईरान के बिटवीन में, बट आप देखिए कि इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस लेबनान के वहाँ पे अटैक्स हैं वो हुए हैं जिसको ईरान ऑब्जेक्ट करता है। ईरान कहता है कि लेबनान को भी इस पीस प्रोसेस का पार्ट है वो कंसिडर किया जाए, वहाँ पे इजराइल की जो फोर्स है वो कंटिन्यूस जो अटैक है वो ना करे, जो कमिटमेंट किए गए हैं उसमें किसी तरीके से ब्रीच है वो नहीं होना चाहिए, और अगर ब्रीच होता है तो ईरान जो है वो विड्रोवल करेगा। ईरान यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्लोज है वो करेगा। अब क्लोज करने के लिए तो मेंशन कर दिया गया, और कौन कौन से एरियाज़ के रिगार्डिंग में एमओयू है वो साइन हुआ है ईरान और यूएस का, वो साइन हुआ है तो वहाँ का जो न्यूक्लियर पावर है उसके बारे में कि न्यूक्लियर पावर का जो एनरिचमेंट हुआ है उसको डाइल्यूट किया जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके लीडरशिप के अंदर में
सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि यूएस का जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे विड्रोवल को करेंगे, जो उन्होंने ईरान को ब्लॉकेज किया था। ईरान भी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेगा, जो टोल उनके द्वारा लिया गया था, जो पैसे लिए गए थे वहाँ से पास होने वाले शिप वेसल्स से, वो भी यहाँ पे नहीं लेंगे। बट स्टूडेंट्स एक डिस्कशन ये भी है कि ईरान जो है वो फ्यूचर के समय में टोल यहाँ पे चार्ज है वो कर सकता है। अब टोल ईरान अगर चार्ज करेगा तो आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो सिर्फ ईरान के ही कंट्रोल के अंदर में नहीं है, यहाँ पे ओमान का भी कुछ पार्ट है वो शेयर होता है। इस पेनिनसुला रीजन को क्या किस नाम से जानते हैं, ये आप बताओ। इस पेनिनसुला रीजन को जाना करते हैं मुसेंदम, मुसेंदम, मुसेंदम पेनिनसुला है। ये आप देखिए कि ओमान का जो मेन लैंड है उससे अलग है, यहाँ तक ही ओमान का एरिया है और फिर ये एरिया अलग से है, और ये जो मिडिल जो पार्ट है वो किसका है, यूनाइटेड अरब अमीरात का। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी आप देखिए कि एक पॉलिसी को अडोप्ट किया है। पॉलिसी उनका क्या है, उनका पॉलिसी ये है कि होर्मुज के ऊपर में जो डिपेंडेंसी है उसको जीरो करना है, जीरो होर्मुज डिपेंडेंसी। क्यों क्यों किया गया है, जिससे कि ईरान का जो कंट्रोल है उसको उसका एक अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे डेवलप किया जा सके। अभी आप देखिए कि इन्होंने ओपेक से भी अपना विड्रोवल किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं वहाँ से भी विड्रोवल किया है। डोमिनेंट पावर कौन सा कंट्री है यहाँ पे, सऊदी एक डोमिनेंट पावर है। बट सऊदी को पॉजिटिव क्या है, सऊदी को पॉजिटिव ये है कि जो रेड सी का एरिया है वो भी सऊदी के लिए एक्सेसिबल है, उनका पार्ट वहाँ पे भी शेयर होता है। तो काफ़ी बार आप देखिए कि ये अपना जो कुछ पाइपलाइन है उनको यूज करते हुए रेड सी के वहाँ पे अपना जो एक्सपोर्ट है उनको किया करते हैं, स्पेशली जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई होता है इन कंट्रीज से। बट यहाँ पे जो इम्पैक्ट किसके पास में होगा, इम्पैक्ट आप देखिए कि कतर के पास में है क्योंकि डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी नहीं है। बहरीन के वहाँ पे यहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि इनके पास में भी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं है। और यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, कुछ कंट्रीज आपको दे दिए गए थे, उनमें से क्वेश्चन ये था कि अगर उनको जाना है तो कौन से कंट्री, अगर उन कंट्रीज को मेन अदर पार्ट को एक्सेस करना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस है वो करना होगा। अब आप देखिए ये तो हॉर्मुज के बारे में देखा, यहाँ पे एक ये जो वाटर ये जो लैंड एरिया है जिसको किस नाम से जाना करते हैं, कासेम आइलैंड के नाम से इसको जाना करते हैं। और पर्शियन गल्फ के अंदर में और भी हमने कुछ आइलैंड्स देखे हैं, जैसे कि नॉर्थ डोम आइलैंड है। आप देखिए कि साउथ पार्स नाम का जो जो वहाँ पे आप देखिए कि एक लैंड एरिया है जिसको कि ईरान अपने इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट के लिए यूज करता है, क्योंकि डीप सी के अंदर में जो एक्सपोर्ट करने के लिए वो एक्सेसिबल साइट है। स्टूडेंट्स हमारा भी एक पोर्ट था ईरान के वहाँ पे, चाहबार पोर्ट। आप देखिए कि जो चाहबार का एरिया है यहाँ पे सिचुएटेड है, गल्फ ऑफ ओमान में है, पर्शियन गल्फ के अंदर में नहीं है। और गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान और जो पर्शियन गल्फ है दोनों को जो कनेक्ट करने वाला ये जो चैनल है इसी को हम होर्मुज स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, होर्मुज स्ट्रेट है। कोई ऐसा जो नैरो लैंड एरिया होता है जो दो आप देखिए कि उनको कनेक्ट करता है, दो जो जो लार्जर लैंड एरिया है उनको, उसको किस नाम से जानते हैं, जैसे वाटर को कनेक्ट करने वाला तो स्ट्रेट है, तो लैंड एरियाज को कनेक्ट करने वाला क्या है, तो उसको इस्तुमस के नाम से जाना करते हैं। कि जैसे आपने सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका को कनेक्ट करता है लैटिन अमेरिका के साथ में, उसका नाम क्या है, इस्तुमस ऑफ पनामा, उसको इस्तुमस ऑफ पनामा जिस तरीके से बोला करते हैं। तो हॉर्मुज के बारे में देखा, हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न है कि खरीफ का जो क्रॉप है उसका आप देखिए कि अब हार्वेस्ट, अब यहाँ पे जो ग्रोइंग का समय है, फर्टिलाइजर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, वेस्ट एशिया के वहाँ से ही फर्टिलाइज़र का इम्पोर्टेंट सप्लाई होता है हमको। तो आप देखिए कि फर्टिलाइज़र हमारा यहाँ पे अब एक कंसर्न है, किसी अदर कंट्रीज से हम यहाँ पे उसको परचेज करेंगे या हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो है उड़ीसा के बारे में। हमारी प्रेसिडेंट मैम का बर्थडे था, प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा भी वहाँ पे विजिट किया गया और कुछ 40,000 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट जिनको कि वहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट किसके बारे में है, प्रोजेक्ट एक तो है कोल गैसिफिकेशन के बारे में, कोल गैसिफिकेशन के बारे में एक तो प्रोजेक्ट है कि कोल को किस तरीके से हम यहाँ पे बेटर वे में यूटिलाइज कर सकें एनर्जी के रिगार्डिंग में।
फिर आप देखिए कि वहाँ पे सूर्याग्राम नाम का भी एक इनिशिएटिव चलाया गया कि एक एरिया है जिसको सोलार एनर्जी के रूप से डेवलप है वो किया जाएगा। और आप देखिए कि वहाँ पे जो सोलार टेम्पल भी है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो सिचुएटेड है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच के अंदर में भी मेंशन किया था कि ये जो एरिया है उड़ीसा का एरिया वो कि सोलार टेम्पल के लिए, कोणार्क के सन मंदिर के लिए फेमस है, और सूर्याग्राम नाम का इनिशिएटिव से यहाँ पे सोलार एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। प्रेसिडेंट मैम का बर्थडे था तो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो कनेक्टिविटी है उनके साथ में संताल कम्युनिटी का जो रूट्स हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन किया गया। संताल कम्युनिटी के बारे में जब भी मेंशन किया जाता है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्या होना चाहिए, एक तो आपको संथाली लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जो संथाली लैंग्वेज है उसका जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का नाम क्या है, ओल चिकी। पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 के समय में इस स्क्रिप्ट को आप देखिए कि डेवलप किए थे। संताली लैंग्वेज को कब ऐड किया गया था, शेड्यूल लैंग्वेज के थ्रू 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज है वो इंक्लूड हुए थे। तो ये मैम का जो यहाँ पे संथाल कम्युनिटी और संथाली लैंग्वेज है उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको संताल अपराइजिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। सीडो और कानू नाम के 2 लीडर हुआ करते थे। लीडर्स का नाम क्या है, सीडो और कानू। इन लीडर्स ने आप देखिए कि लीड किया था संताल मूवमेंट को, और संताल मूवमेंट हुआ था हमारा 1857 से जस्ट बिफोर। तो संताल मूवमेंट ने पॉजिटिव रोल भी प्ले किया था, क्योंकि इनिशियली इस मूवमेंट में संताल कम्युनिटी के लोगों ने ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उनको आप देखिए कि डिफीट किया था। इनिशियली कंप्लीट डिफीट नहीं किया था, इनिशियली किया था। तो उसका एक पॉजिटिव रोल क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों को डिफीट किया जा सकता है। ये एक फिलोसफी जो पहले था कि ब्रिटिश लोग डिफीट नहीं हो सकते, तो माइंड के अंदर में एक डेवलप हुआ कि यस, इन लोगों को भी डिफीट है वो किया जा सकता है। सीडो और कानू उसको लीड किए थे। अभी 30 जून का जब समय आएगा, 30 जून का जो डे आएगा, उस दिन आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में हूल दिवस के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है, जब इन लीडर्स की सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करते हैं वहाँ के लोग कि उस संताल अपराइजिंग में उन्होंने अपना सेक्रीफाइस है वो किया था। फिर आप देखिए कि लद्दाख के बारे में है। अब लद्दाख के बारे में यहाँ पे क्या मेंशन है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया कि वहाँ के जो लोग हैं, सॉरी आप देखिए उड़ीसा का न्यूज़ में एक और पॉइंट था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में मेंशन किया कि पूर्वोदया पॉलिसी है उसको हमने अडोप्ट किया है। पूर्वोदया पॉलिसी क्या है, पूर्व मीन्स ईस्टर्न का पार्ट, और दया मीन्स कि वहाँ का उदय, कि वहाँ का पूर्वोदया, वहाँ का जो डेवलपमेंट हो, वहाँ का अपराइजिंग हो, वहाँ अपराइजिंग मीन्स डेवलपमेंट का जो राइजिंग हो। तो पूर्वोदया जो पॉलिसी है ईस्टर्न पार्ट के जो हमारे स्टेट हैं उनमें डेवलपमेंट के बारे में है कि जो हमारा विकसित भारत का जो टारगेट है 2047 के समय में उसको हम अचीव करें इन स्टेट्स के डेवलपमेंट के साथ में। कौन कौन से स्टेट हैं पूर्वोदया पॉलिसी के, एक बार इसको यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट तो आपको पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। पूर्वोदया पॉलिसी टारगेट क्या है कि विकसित भारत का जो टारगेट है उसके साथ में इन स्टेट्स का डेवलपमेंट हो। यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, झारखंड के अलावा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स हैं जो इसका पार्ट है वो माने गए हैं। हमारा स्टील के रिगार्डिंग में भी एक पूर्वोदया का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। स्टील के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो लद्दाख के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उनको प्रॉमिस किया था अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। और जो तिबेतियन जो रिलीजियस पर्सन है दलाई लामा, उनके विजिट को एक एक्सक्यूज बताते हुए इम्प्लीमेंटेशन को डिले है वो किया गया है। अब वहाँ के लोगों का डिमांड क्या है, डिमांड यही है लेजिस्लेटिव असेंबली को लाया जाए, स्टेटहुड उनको दिया जाए, 6 शेड्यूल में इंक्लूड है वो किया जाए। ये कुछ वहाँ का बेसिक डिमांड्स हैं। स्पेशल प्रोविज़न के बारे में भी एक डिमांड है वो मेंशन है इस आर्टिकल के अंदर में। वो मेंशन ये है कि जब हम स्टेट्स के रिगार्डिंग में स्पेशल प्रोविज़न को रीड करते हैं
तो आर्टिकल 371 है, आर्टिकल 371 के अलग अलग प्रोविज़न हैं, A, B, C, इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोविज़न हैं। तो आर्टिकल 371 आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस को डील करता है, जो पहले महाराष्ट्र और डेट गुजरात के बारे में है 371। तो बट यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेट्स को जो 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 जो, जो स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं उसकी तरह यहाँ पे लद्दाख को दिया जाए। अब कौन कौन से स्टेट की तरह इन्होंने डिमांड किया है, एक तो इन्होंने डिमांड ये किया है कि जिस तरीके से आर्टिकल 371A के अंदर में एक इसके बारे में है, नागालैंड के बारे में है कि जो नागालैंड के वहाँ पे जो प्रोविज़न है। फिर इन्होंने सेकंड मेंशन किया कि आर्टिकल 371F किसके बारे में है, सिक्किम के बारे में, कि वहाँ पे ओनली सिक्किम का ही जो पर्सन है वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। और सेकंड अगर नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से मिजोरम का कौन सा है, आर्टिकल 371G है जो मिजोरम का है। तो मिजोरम की तरह यहाँ पे डेवलप हमको एक प्रोविज़न दिया जाए। अब लद्दाख के बारे में तो कोई प्रोविज़न नहीं है, तो के नाम का आर्टिकल 371 के एक स्पेशल प्रोविज़न हो जिनमें इन थ्री जो प्रोविजंस हैं उनका मिक्सअप है उसको वहाँ पे ऐड किया जाए। 371 के एक नया प्रोविज़न हो और इसका मिक्सअप यहाँ पे रहे। तो ये लोगों का डिमांड था, प्रोटेस्ट वो करेंगे, टूरिस्ट लोगों को अलाउ करेंगे क्योंकि टूरिस्ट का सीजन है वहाँ पे, और बाकी उनका प्रोटेस्ट वो रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, न्यूज़ है यहाँ पे जो मेंशन है वो है बैटलफील्ड के बारे में। अभी जो मूवीज़ के जो फेस्टिवल हुआ करते हैं उसके अंदर में एक बैटलफील्ड नाम का एक मूवी है। बैटलफील्ड किसके बारे में है, मणिपुर का वहाँ पे जो बैटल्स रहे हैं उनके बारे में। तो आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में जो मणिपुर के वहाँ पे जो बैटल्स रही उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है इसके अंदर में। अब जो जो बैटलफील्ड के जो यहाँ पे बनाने वाले हैं वो हैं बोरून थोकचोम। मणिपुर कंडीशन को उन्होंने मेंशन किया। अब क्या प्रेजेंट कंडीशन मेंशन हुआ है, प्रेजेंट नहीं है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो सिचुएशन था जब जापान का जो इम्पेरियलिस्टिक फोर्सेज हैं और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, जो अलाइड पावर जो हुआ करती थी उनको जापान की फोर्सेज जो डिफीट करती हैं, और इंडियन नेशनल आर्मी का भी वहाँ पे प्रेजेंस जो था, इंडियन नेशनल आर्मी जिसमें सुभाष चंद्र बोस उनके लीडर हुआ करते थे। तो आप देखिए कि बैटल ऑफ इम्फाल हुआ था, एक तो बैटल ऑफ इम्फाल, एक तो हुआ था बैटल ऑफ इम्फाल और एक हुआ था बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ कोहिमा। तो उनको यहाँ पे जो शो है वो किया गया है इस बैटलफील्ड मूवी के थ्रू में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था बैटलफील्ड के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर सिचुएशन को वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होने लगा है कि जो इम्फाल के एरिया से कुकी जो पर्सन है उन्होंने फ़्लाइट को बोर्ड है वो किया है। अब सोसाइटल जो कन्फ्लिक्ट है वो लिटिल बिट रिड्यूस हुआ है, जो गैप यहाँ पे आया है उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू उसको डेवलप है वो किया जाए। स्टूडेंट्स, योगा दिवस है, योगा दिवस जो है वो 21 जून को होता है। उससे पहले का ये न्यूज़पेपर है तो उसमें मेंशन ये किया गया है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो हैं असोला भट्टी जो सेंचुरी हैं वहाँ पे आप देखिए कि इस योगा इवेंट को ज्वाइन है वो करेंगे। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मेंशन किया जाता है तो आपको ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसी के थ्रू ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेकंड आपको क्या पता होना चाहिए, सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये असोला भट्टी, ये ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे है, सदर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, और जो यहाँ पे हरियाणा का जो पार्ट है वो भी इसके साथ में कनेक्टेड है, हरियाणा का भी कुछ पार्ट इसमें आया करता है। तो असोला भट्टी ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिल्ली के सदर्न पार्ट में जो हरियाणा के साथ में शेयर होता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आप देखिए कि इसको इस प्रोटेक्टेड एरिया को रिकॉग्नाइज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नाथुला के बारे में। नाथुला कहाँ पे है, नाथुला है सिक्किम के वहाँ पे, जो कि तिब्बत के साथ में हमें कनेक्ट करता है। अब नाथुला के इस रूट को यूज करते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो कैरी आउट होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा आप देखिए कि इम्पोर्टेंट यात्रा है जो चाइना इंडिया के रिलेशंस को भी नॉर्मलाइज किया है जब से यात्रा को अलाउ किया गया, और नाथुला जो है वो सिक्किम के वहाँ पे
सिचुएटेड है, जो कि एक पास है, इम्पोर्टेंट पास है। जब आप देखिए कि सिविल सर्विस का अगर आप पार्ट बनते हो तो भारत दर्शन के दौरान में आपको नाथुला के वहाँ पे भी ले जाया जाएगा, कैसे वहाँ पे हमारी फोर्सेज वर्क किया करती हैं। 1967 के समय में आप देखिए कि कभी चाइना के साथ में इस नाथुला एरिया के रिगार्डिंग में कन्फ्लिक्ट है वो हुआ था। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट सोल्जर्स हैं, जैसे सगत सिंह नाम से एक सोल्जर हुआ करते थे, कर्नल रायसेन यादव नाम से एक सोल्जर हैं जिनको कि टाइगर ऑफ नाथुला के नाम से भी जाना करते हैं, इस 1967 कन्फ्लिक्ट में उन इम्पोर्टेंट लीडर्स ने एक रोल प्ले है वो किया था। और आप देखिए कि यहाँ पे सिक्किम के बारे में मेंशन है। सिक्किम हमारी कंट्री का जो ऑफिशियली पार्ट है वो कब बनता है? पहले उनका डिमांड ये था कि सिक्किम को जो एज ए इंडिया में ज्वाइन किया जाए, तो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंक्लूड किया गया था एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से। आर्टिकल जो 2A है, जो 10 शेड्यूल है, उसके थ्रू इंक्लूड किया गया। बट वहाँ की जो कॉमन जनता है उनका एक डिमांड आया कि हमें फुल फ्लेज स्टेटस है वो दिया जाए, हमें फुल फ्लेज स्टेट के रूप से ज्वाइन है वो किया जाए। तो फिर बाद में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था सिक्किम के रिगार्डिंग में, और आर्टिकल 2A वो 10 शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया। जो प्रेजेंट 10 शेड्यूल है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है, जिसके में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मेंशन है। और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट तो बना, बट इनको एक स्पेशल पावर भी दिया गया आर्टिकल 371F के थ्रू। 371F के थ्रू क्या पावर दिया गया कि जब भी वहाँ पे इलेक्शन होंगे तो सिक्किम का जो पर्सन है वही इलेक्शन को कंटेस्ट वो करेगा। तो ये सिक्किम के बारे में मेंशन था। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि सिमलीपाल के बारे में बताया गया है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा के वहाँ पे मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। 2009 के समय में यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें आप देखिए कि इसको इंक्लूड है वो किया गया है। यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें इसको इंक्लूड है वो किया गया। अब आपको ये सिमलीपाल के बारे में हमने देखा न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इस वजह से है कि महाराष्ट्र के वहाँ से एक टाइगरस है जिसको ले जाया गया था, तो उनके कब्स के बारे में बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके वहाँ पे। अब उड़ीसा में क्यों ले जाया गया? फर्स्ट टाइम आप देखिए कि नहीं ले जाया गया है उड़ीसा में। 2017 में हमारी कंट्री का जो फर्स्ट टाइम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जो ट्रांसलोकेशन हुआ था उड़ीसा को ही हुआ था। मध्य प्रदेश के वहाँ पे जो कान्हा का जो एरिया है वहाँ से ले जाया गया था। मध्य प्रदेश में जो कान्हा का एरिया है वहाँ से ले जाया गया था, कान्हा और बांधवगढ़ से। अब जो कहाँ से ले जाया गया है 2022 के समय में, सॉरी 24-25 के समय में ये ले जाया गया है टाडोबा अंधेरी, टाडोबा अंधारी नाम की जो जगह है वहाँ से। क्यों ज़रूरत क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ पे जो जो इनब्रीडिंग का एक सिचुएशन होने लगा था काफ़ी बार। जो आप देखिए कि ब्लैक टाइगर हैं उनका भी संख्या इंक्रीज होने लगा था, जो कि इनब्रीडिंग की वजह से ब्लैक टाइगर्स का जो संख्या है वो इंक्रीज हुआ था, जिसको कि एक स्यूडो मेलेनिस्टिक प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। स्यूडो मेलेनिस्टिक जो प्रॉब्लम है उसके रूप से भी जाना करते हैं। अब आपको यहाँ पे नए कप्स आए हैं तो डाइवर्सिफिकेशन है, जेनेटिकल डाइवर्सिफिकेशन वो इंक्रीज होगा, तो एक पॉजिटिव रिजल्ट बताया गया है। अब आपको और यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, और आपको यहाँ पे जब हम सिमलीपाल के बारे में रीड करते हैं तो सिमलीपाल का जो नेमिंग है वो किस वजह से है? नेमिंग आप देखिए किसका है, रेड सिल्क जो कॉटन ट्री वहाँ पे पाए जाते हैं, रेड सिल्क जो कॉटन ट्री हैं उसकी वजह से सिमलीपाल है उसको जाना करते हैं। सिमलीपाल का जो मेनली जो नेमिंग है वो रेड सिल्क कॉटन ट्री की वजह से है। फिर आप देखिए कि डिफेक्शन एज ए मर्जर के बारे में है। अब आप बेसिक प्रोविजन तो आपको पता होंगे। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जिनको कि हम रिवाइज करेंगे कि ये जो डिफेक्शन के बारे में जो मेंशन है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो क्या हैं। आपको 1/3 जो डिफेक्शन का प्रोसेस था जिसको कि 2003 के समय इनवैलिडेट कर दिया गया। वॉलेंट्री रेजिग्नेशन जो कि आप देखिए कि डिस्क्वालीफाई करता है अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री विप को फॉलो नहीं करता है। और 2/3 जो यहाँ पे जो मर्जर है उसको स्टिल अलाउ किया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे समय के साथ में हमारे यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने आप देखिए कि अपना जो साइट, अपना जो
साइड है उसको स्वीप किया है, उसको चेंज किया है। तो एक क्वेश्चन को रेज करता है कि हमारी कंट्री में इस तरीके से जो पॉलिटिकल मैंडेट है उसको चेंज किया जा सकता है क्या मर्जर्स के थ्रू में। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं, क्वेश्चन ये है कि कोर्ट्स के द्वारा भी डिसीजन है वो कंटिन्यूस पेंडिंग है। कोर्ट्स का जो कोर्ट्स कीप द डिसीजन पेंडिंग, कोर्ट्स ने कंटिन्यूस डिसीजन है उसको पेंडिंग है वो यहाँ पे रखा है। सेकंड आप देखिए कि ओवर द ईयर्स ये जो डिफेक्शन जो क्रॉस ओवर है इसका यहाँ पे नंबर है वो इंक्रीज होना। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर्ट्स ने भी समय के साथ में जजमेंट नहीं डिलीवर किया और ओवर द ईयर्स यहाँ पे संख्या है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारे डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जिस जिस मैंडेट को आप देखिए कि पीपल ने उनको चुना है उसको यहाँ पे चेंज करना इस तरीके से डिफेक्शन के थ्रू में। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो जो आप देखिए कि जो जो फुटपाथ है जिनको रिकॉग्नाइज किया है कोर्ट ने उसी के बारे में मेंशन है कि कैसे नीड है मोर फुटपाथ को यहाँ पे बिल्ड किया जाए जिससे कि जो पेडेस्ट्रियन पर्सन है वो वॉक को फ्रीली कैरी आउट कर सके। सेंसस एक्सरसाइज के बारे में है जो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे जिसमें मेंशन ये किया गया कि सेंसस एक्सरसाइज के दौरान में क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी होती हैं कि कुछ ऐसे एरिया हैं जो आइसोलेटेड हैं, कुछ एरिया हैं जिनका आइसोलेटेड होने की वजह से उनका जो एक्सेसिबिलिटी है उसका इश्यू है यहाँ पे। फिर इसी दौरान में आप देखिए कि हीट का भी जो टेम्परेचर है वो भी राइज हुआ है। कनेक्टिविटी इश्यू के अलावा सेफ्टी के भी कंसर्न्स हैं कि जो वहाँ पे जो सेंसस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं उनके सेफ्टी के रिगार्डिंग में भी कंसर्न है। तो कुछ यहाँ पे जो सेंसस एक्सरसाइज के कुछ कंसर्न्स को बताया गया। एवरी 10 ईयर के बेसिस के ऊपर में आप देखिए कि ये बेसिकली कंडक्ट है वो हुआ करती है, एवरी 10 ईयर के बेसिस पे कंडक्ट हुआ करता है। 2021 के समय कोविड-19 का आउटब्रेक था इस वजह से इसको नहीं किया गया और इस टाइम पहली बार 1931 जो ब्रिटिश एरा के समय में जो कास्ट का जो काउंटिंग हुआ था उसको भी यहाँ पे किया जाएगा। और आप देखिए कि कास्ट काउंटिंग के अलावा डिजिटल है ये कम्प्लीटली प्रोसेस जो सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कोलोब्रेशन के अंदर में ये हुआ करता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आया करता है। कल का जो 22 जो जून का जो न्यूज़पेपर था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो यहाँ पे इंडिजीनियस INS वेसल्स को जो आप देखिए कि जो इनोग्रेट किया गया था उनके बारे में हम रीड कर चुके हैं। तो उन्हीं का एक दिन पहले न्यूज़ था कि इनको प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करेंगे। एक स्टडी किया गया है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड के बारे में कि कुछ ग्लेशियर लेक से क्या उनका एरिया एक्सपेंड हुआ है, क्या आउटब्रस्ट जो फ्लड है उसके लिए वल्नरेबल हैं क्या हमारे लेक्स। तो आप देखिए कि 4 लेक्स हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एक स्टडी के अंदर में कि जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का सिचुएशन हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूस वो ग्लेशियर लेक्स हैं जो एक्सपेंड होने लगी हैं। क्या होती हैं ये ग्लेशियर लेक, बेसिकली जो ग्लेशियर का एरिया है जब ग्लेशियर मेल्ट होता है उसी के पास में ये लेक डेवलप होती हैं और काफ़ी बार आप देखिए कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हुए उसका एक पार्ट उसके अंदर में जब टूटता है और वो लेक के अंदर में जब पहुंचता है तो एक सडन स्पार्क यहाँ पे क्रिएट होगा, वाटर का जो सडन मूवमेंट होगा जो कि फ्लड का जो रूप है वो लेता है, फ्लड के रूप से वो इफेक्ट है वो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के बारे में है। सिकल सेल एनीमिया आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में लार्जर वे में हुआ करता है। तो प्रेसिडेंट मैम ने कहा है कि 2047 के समय में इसको एलिमिनेट करना है, हमको इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट है वो करना है। राम टेम्पल के बारे में है, एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यंग लॉयर्स हैं जिनका कि ब्रेन ड्रेन को बताया गया कि कैसे लीगल प्रोफेशन में जो ब्रेन ड्रेन है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। हमारा जो टेक्निकल का एरिया है जिसमें 1780s के समय में IIT के जो पास आउट पर्सन है जो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए गए थे, तो क्या हमारा जो ये ब्रेन ड्रेन है उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ। पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। आज टेक्नोलॉजिकल जो पावर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज हैं उनमें आप देखिए कि हमारे जो इंडियन बैकग्राउंड के जो पर्सन हैं उनका डोमिनेशन है। बट क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारे यहाँ पे क्यों इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट का भी ज़रूरत है, उस तरीके से पॉलिसी होए कि बिजनेस कंडक्ट किया जाए, हमारे यहाँ पे नए जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डेवलप हो सके।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन जो कल्चरल सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे, उसके बारे में मेंशन है। G7 ने आप देखिए कि कभी मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए G7 ने कभी मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए FATF को इस्टेब्लिश वो किया था 1989 के समय में। फिर इनिशियली तो इसका नाम है जो FATF में मनी लॉन्ड्रिंग को ही ये डील करता था। बाद में जो टेरर फाइनेंसिंग है जिसको 9/11 के इंसिडेंट के बाद में इसमें इंक्लूड है वो किया गया है। तो टेरर फाइनेंसिंग वो आया, इसमें कितना रिकमेंडेशन होता है 40 प्लस में 9 कुछ रिकमेंडेशन होता है, जिसको 49 रिकमेंडेशन के नाम से भी जानते हैं, जो FATF के बारे में है। इंडिया 2010 के समय इसका मेंबर बनता है। और इंडिया आप देखिए कि टेररिज्म को कंटिन्यूस जो अपोज करता है, टेररिस्ट का एक्टिविटी है वो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। तो FATF का मेंबरशिप के बारे में है, इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट इसके बने हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के बारे में है। ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन कौन सा है? ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, तो आप देखिए कि नॉर्दर्न अमेरिका है, सदर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे लैटिन अमेरिका है, और सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका है वो मिडिल पार्ट के अंदर में है। तो ये जो US का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसको ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। US आप देखिए कि ऑब्जेक्ट करता है कि इस वाटर बॉडीज के अंदर में जो जो ड्रग है, ड्रग का ट्रैफिकिंग किया जाता है। और ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो आप देखिए कि कैसे इनको नार्को टेररिस्ट के रूप से US है वो डेजिग्नेट करता है कि नार्को टेररिस्ट हुआ करते हैं जो ड्रग को इस तरीके से सप्लाई करते हैं। तो एक बोट को अटैक किया है US ने ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के वहाँ पे। कोलंबिया कहाँ है? लैटिन पार्ट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे कोलंबिया सिचुएटेड है। कोलंबिया के वहाँ पे आप देखिए कि एक एक्स प्रेसिडेंट थे 96-97 के समय में। उन एक्स प्रेसिडेंट के टेन्योर के दौरान में पैरामिलिट्री फोर्स ने जो 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 मैसेकर किया, जो उस कॉमन सिविलियंस को जो इम्पैक्ट किया, उसका इन्वेस्टिगेशन है वो रहेगा। ये तो कोलंबिया के बारे में है। कोलंबिया के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ आइलैंड्स हैं, इंसुलर आइलैंड्स उनको बोला करते हैं, इंसुलर आइलैंड्स हैं कोलंबिया के वहाँ पे। ये जो इंसुलर आइलैंड्स हैं ये बेसिकली हैं तो कोलंबिया का पार्ट, बट ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के पार्ट के रूप से इनको कंसिडर है वो किया जाता है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका ये पार्ट है। वेनेजुला के वहाँ पे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो मिले हैं कि कैसे वहाँ पे पावर का ट्रांसफ़र हो, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है वो कैरी आउट हो, कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट है वो किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट वेंस हैं वो स्विट्ज़रलैंड जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है जहाँ पे ईरान के टॉक्स होंगे उसके लिए जाने वाले थे, उसको लिटिल बिट डिले किया गया है क्योंकि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक होना, सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के ऊपर अटैक होना जिसको ऑब्जेक्ट है वो करता है। इजराइल के एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि कम्प्लीटली जो लेबनान है उसको बर्न कर दिया जाए, तो उसके बारे में है जो एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। यूके का पॉलिटिक्स को यहाँ पे बताया गया। और स्टूडेंट्स इटली के बारे में है, इटली का जो लीडर हैं जिन्होंने US लीडर के स्टेटमेंट को जिस तरीके से रिजेक्ट किया है और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया था उसको वहाँ पे मेंशन किया है कि उनका मीनिंग है वो ये था, इस तरीके से जो एक स्टेटमेंट्स में जो डिफरेंस आया है। तो इटली के बारे में यहाँ पे मेंशन ये है कि उनके डिप्लोमेट जाने वाले थे, उन्होंने भी अपनी ट्रिप को कैंसिल है वो किया है। संडे के न्यूज़पेपर को आप देखिए कि फ़ोटो के थ्रू शो किया जाता है, संडे के न्यूज़पेपर को फ़ोटो के थ्रू कोई डेवलपमेंट है उसको शो किया जाता है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट का एरिया है, आंध्र प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट का एरिया है, राया दुर्गम नाम का एक जगह है, जगह का नाम क्या है? राया दुर्गम। अब ये ऐसा जगह है जहाँ पे ड्रोट कंडीशन था, जैसे राजस्थान में ड्रोट कंडीशन हुआ करता है उसके सिमिलर ड्रोट कंडीशन बताया गया है। तो अब वहाँ पे धीरे धीरे आप देखिए कि एक इनिशिएटिव लाया गया, अनंता नीरू मीन्स आप देखिए कि नीर जो है वो पानी को बोला करते हैं, पानी का सिनोनिम होता है हिंदी के अंदर में संरक्षण। अनंता नीरू संरक्षण जो अभियान है उसके थ्रू वहाँ पे कैसे जो ड्रोट वाला एरिया है जिसमें पानी का अवेलेबिलिटी करवाया गया उसको लिटिल बिट चेंज है वो किया गया। तो एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन से रिजल्ट्स हैं वो बदल सकते हैं। इवन ड्रोट कंडीशन ऐसा कंडीशन जहाँ पे जो बेटर सिचुएशन है वो नहीं है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था
20 एंड 21 जून का जो न्यूज़पेपर है उसका, जिसको हमने रीड किया। आप भी इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन भी करना। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एक क्वेश्चन यहाँ पे और ले लीजिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को क्या कभी नोबेल पीस प्राइज मिला है क्या? तो क्या 2005 में इस बॉडी को भी नोबेल पीस प्राइज मिला था क्या? ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना, ये आपका होमवर्क है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।